नमस्कार। मैं अजीत सिन्हा, छपरा निवासी, एक लंबे अंतराल के बाद आप सभी से मुखातिब हो रहा हूँ और देश की ज्वलंत समस्या शिक्षा व्यवस्था पर सुधार के बारे में अपनी बात आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार। नीट परीक्षा में पेपर लीक होने पर शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपिके जी द्वारा आयोजित प्रदर्शन एवं उनको मिला अपार नवयुवकों का जन समर्थन और फिर नामी गिरामी शिक्षाविद एवं पर्यावरण विशेषज्ञ सोनम वांगचुक का इस छात्र आंदोलन के प्रति समर्थन लगभग 4 वर्षों सप्ताह से होने जा रहा है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जो हिंसा हुई उसके लिए केंद्र सरकार एवं आंदोलनकारी दोनों ही जिम्मेवार हैं। केंद्र सरकार अगर पहले ही समस्याओं पर आश्वासन एवं विचार कर लिया जाता तो ऐसी स्थिति आती ही नहीं। सीजेपी ने भी स्वीकार किया है कि उनके पास व्यापक मैनेजमेंट के अभाव में आंदोलनकारियों से भी हिंसा हुई और उसके लिए उन्होंने अफसोस जाहिर भी किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि सदन के भीतर नीट पर चर्चा करने एवं युवाओं की हर वास्तविक चिंता का समाधान करने के लिए वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, मगर सत्ता पक्ष की ओर से काफ़ी विलंब से लिया गया यह निर्णय है और प्रधानमंत्री की चुप्पी भी इस आंदोलन को बढ़ाने में सहायक बनी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मर्यादित तरीके से विरोध करना किसी का भी हक है और जब यह विरोध मर्यादा की सीमाओं को पार कर जाता है तो स्थिति अराजक बन जाती है। फिर सरकार को अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ती है। मेरी राय में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। शिक्षा और रोजगार जैसे विशेष मुद्दे लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए और विपक्ष को भी इसे राजनीतिक अवसर के रूप में नहीं देखना चाहिए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान और शिक्षा सुधार पर सार्थक पहल ही इस विवाद का अस्थायी समाधान हो सकता है। देश में जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के दौरान वर्तमान केंद्र सरकार को अपदस्थ करने की उनकी योजना पिछले कई वर्षों से सफल नहीं हो पा रही है। यह सभी विपक्षी पार्टियां, विशेष रूप से वामपंथी छात्र संगठन आप, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आरजेडी, ममता की तुलमुल कांग्रेस, कश्मीर के उमर अब्दुल्ला एवं फारूक अब्दुल्ला, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, शरद पवार सभी ने इस आंदोलन को लेकर अपना समर्थन और इसे योजनाबद्ध तरीके से लंबा खींचने की योजना बना रखी है और ये सभी इस आंदोलन के प्रति हमदर्दी भी जता रहे हैं। इस आंदोलन को सभी राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करने की योजना भी बना रहे हैं। इन सभी विपक्षी पार्टियों को देश के मूलभूत समस्याओं पर सार्थक बहस करने की चिंता नहीं है। आंदोलन का सहारा लेकर आसानी से सत्ता मिल जाए, इसके लिए ये सभी विपक्षी पार्टियां ज़्यादा प्रयासरत रहती हैं। इन लोगों का ऐसा व्यवहार देश ने पहले भी देख चुका है। 2019 का CAA एवं NRC के विरुद्ध शाहीन बाग का आंदोलन, कृषि कानून सुधार को लेकर 2020 का किसान आंदोलन और 2022 में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर हुआ आंदोलनों का हश्र क्या हुआ।
छोटे मोटे आंदोलन तो अपनी समस्याओं को लेकर देश भर में होते ही रहते हैं, यह पूरा देश जानता है। क्या यह आंदोलन भी 2019 के शाहीन बाग आंदोलन की ओर जा रहा है? यह एक ज्वलंत विचारणीय मुद्दा है। सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, आवश्यक बिल नहीं पास हो पा रहे हैं, जनता का करोड़ों में धनराशि बर्बाद हो रहा है। इसके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों जवाबदेह हैं। यह देश सत्ता और विपक्ष दोनों का है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों की अहम भूमिका होती है। सत्ता और विपक्ष दोनों को देश की मूलभूत समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेवारी दोनों की बनती है। निश्चित रूप से शिक्षा में पूरे देश में व्यापक सुधार की गुंजाइश और आवश्यकता है और इस पर विपक्ष का भी सहयोग सत्ता पक्ष को मिलनी चाहिए। सत्ता को अहंकारी और जिद्दी भी नहीं होना चाहिए। दोनों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ईमानदारी के साथ देश हित में सार्थक बहस से ही ऐसे विवादों का अस्थायी समाधान निकल सकता है। राज्यसभा और लोकसभा का निर्माण भी इसी दृष्टि को रखते हुए किया गया। आरोप प्रत्यारोप से सिर्फ देश का ही नुकसान होता है। देश की वर्तमान परिवेश में क्या यह संभव है? राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आंदोलनों का सहारा लिया जा सकता है, मगर हमारा देश निश्चित रूप से पीछे जा रहा है। इस पर दोनों पक्षों को विचार करने की आवश्यकता है। नमस्ते, फिर मैं मिलूँगा।